बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, बारिश का मौसम खत्म होने वाला है और हमारे किसान भाई बहन रबी फसल की तैयारी में लग जाएंगे। आज के अंक में हम इसी से जुड़ी जानकारी लेके आए हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदग्गा में छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना करने की है योजना। लातेहार के जलाशयों में किया जाएगा मछली अंगुलिकाओं का संचयन। पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद माघी। अब समाचार विस्तार से। कृषक प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से लोहरदग्गा जिले में छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना करने की योजना है। इस योजना के तहत कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना के लिए मिनी ट्रैक्टर सहित कुल 20 प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 80% अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए लोहरदग्गा जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिला लातेहार में समेकित मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जलाशय मत्स्य विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लातेहार के जलाशयों में और रिवराइन फिश फार्मिंग प्रक्षेत्र में मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाना है। इसके लिए लातेहार के मछली बीज उत्पादकों से अंगुलिकों की मांग की गई है। अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए जिला मत्स्य कार्यालय लातेहार में आवेदन दे सकते हैं। गौपालक भाइयों, अभी मौसम बदल रहा है। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण मवेशियों की पाचन क्षमता और खाने की रुचि कम हो जाती है। इससे उनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे बचाव के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार दें। किसान भाइयों, इस मौसम में आर्द्रता अधिक होने के कारण पशुओं का जो आहार की रुचि होती है वो कम हो जाती है। साथ साथ अंदर से जो रोगरोधी क्षमता है ना, ये भी पशुओं में कम हो जाती है। इसी कारण ज़रूरत होता है कि आप निश्चित तौर पे अपने पशुओं को संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में अगर कोशिश ये चारा, जैसे अभी के मौसम में चारा बहुत अधिक रहता है, तो चारा में पानी की भी मात्रा बहुत अधिक बढ़ी रहती है। तो चारा की मात्रा बढ़ी रहती है पर पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। तो आप अपने जो दाना मिश्रण है उसको भी निश्चित तौर पे ध्यान दें। दाना मिश्रण में जैसे कहा जाता है कि 400 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में आप दाना मिश्रण दें। साथ साथ जो निर्वाह आहार है उसको भी, जो बड़े पशु हैं उसको 1 से 1.5 kg, और उससे भी अगर अधिक बड़े, बल्कि जो संकर नस्ल की HF या जर्सी की बड़ी गायें हैं तो वहाँ पर 1.5 से 2 kg भी जा सकते हैं। और देसी गायें हैं तो आप आधा kg से 1 kg निर्वाह आहार के रूप में भी अवश्य दें। किसान भाइयों, फूलगोभी की पिछात खेती के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पूसा स्नोबॉल या के पूसा स्नोबॉल लगाएं। फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पिछात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद माघी, स्नोबॉल 16, डानिया, पूसा स्नोबॉल या के पूसा स्नोबॉल की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान कतारों में धान की बुआई किए हैं वो अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण कोनोवीडर का उपयोग करें। इस यंत्र द्वारा हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 9% उपज में वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में शूट,
यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ।
ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। दर्शकों, रबी फसल को बोने का समय आ रहा है। ऐसे में हमारे किसान भाई बहन खेतों की तैयारी, बीजों का चुनाव, इसको लेके परेशान होंगे। तो आइए आपको पूरी जानकारी दिलाते हैं, दिखाते हैं ये कार्यक्रम। अपने झारखंड प्रदेश में कृषि वर्षा पर आश्रित होती है। यही वजह है कि यहाँ खरीफ और रबी दोनों ही फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसलों का सही समय बारिश के बाद का होता है, जब ठंड शुरू हो रही होती है। रबी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का होता है। रबी के मौसम में कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर तथा तीसी आदि। इन फसलों में अलग अलग सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, अतः फसलों का चुनाव सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार करना चाहिए। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि रबी फसल को लगाने के पहले किन किन बातों पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। इस विषय को जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर पीके सिंह, जो कीट विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे रबी फसल लगाएंगे किसान भाई, तो इसमें कौन कौन, सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कौन कौन फसल इसके में आते हैं। रबी फसलों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय खास करके 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में है। तो किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान है कि रबी फसलों में जैसे गेहूं हो जाता है, सरसों होता है, चना होता है, मटर होता है, मसूर होता है, तीसी होती है। तो किसान भाई किस रबी फसल को लगाएं, उनको चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसान भाई के पास सिंचाई का साधन ज़्यादा है, अधिक है, तब वो गेहूं की तरफ जाएं। अगर उनके पास सिंचाई का साधन कम है, अगर ये 2-3 ही सिंचाई दे सकते हैं या 1-2 ही दे सकते हैं, तो आप चना लगाएं, मसूर लगाएं, मटर लगाएं, या फिर 2 सिंचाई की व्यवस्था हो तो ऐसी परिस्थिति में आप सरसों भी लगा सकते हैं और तीसी भी लगा सकते हैं। तो अभिप्राय जो हमारे राज्य में है, खास करके रबी फसलों में गेहूं, चना, मटर, मसूर, तीसी और सरसों की खेती खास करके रबी फसल में होती है, और इसके लिए सिंचाई की भी थोड़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि झारखंड की मिट्टी का प्रकृति इस तरह का है कि थोड़ा सा सिंचाई का देना ही पड़ जाता है। रबी की खेती में अच्छे उत्पादन के लिए फसलों की किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने प्रदेश में गेहूं के लिए कई अनुशंसित किस्में हैं, जैसे समय से बुआई के लिए उपयुक्त किस्में हैं K1006, K0307, बिरसा गेहूं 3 तथा HD 1967। ये सारी किस्में सिंचित किस्में हैं। जहां सिंचाई की व्यवस्था कम है, उसके लिए K8 1317, HD 3171, HI 1612 का उपयोग किया जा सकता है। गेहूं की देर से लगने वाली कुछ उपयुक्त किस्में हैं HI 1563, HI 1544, BW 107, HD 3118। ये सारी किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर वैरायटी का चुनाव करते हैं तो कौन सी वैरायटी चुना है, किसान भाई अभी से ही समझ लें। वो खास करके अगर आप गेहूं की तरफ जा रहे हैं तो गेहूं की 2 तरह की वैरायटी होती है। गेहूं की वैरायटी एक समय से बुआई के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई समय से बुआई के लिए जो वैरायटी होती है उसमें K1006 नाम की एक वैरायटी आती है, उसका भी चुनाव कर सकते हैं। K0307 भी वैरायटी है, उसको भी ले सकते हैं। बिरसा गेहूं 3 है, ये हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी है। आप किसान भाई उसका भी समय से बुआई के लिए उपयोग कर सकते हैं। HD 1967 भी है। फिर उसके बाद BW 39 भी है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये कम से कम समय से बुआई के लिए सिंचित खेती के लिए है। अगर आप असिंचित में लगाना चाहते हैं, जहाँ पानी की कम व्यवस्था हो, तो वहाँ K1317 वैरायटी सुन सकते हैं। HD
3171 वैरायटी भी है, उसका भी चुनाव कर सकते हैं, या HI 1612 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। ये असिंचित क्षेत्र के लिए है। असिंचित का प्राय है कि कम पानी में भी इनकी अच्छी उपज हो जाती है। किसान भाइयों, इसी तरह से चना की भी कुछ किस्में हैं जिसका यहाँ अच्छा उत्पादन होता है, जैसे बिरसा चना 3, KPG 59, BG 343 आदि। इसी तरह से काबुली चना, मटर तथा तीसी आदि के लिए भी कई अच्छी किस्में यहाँ मौजूद हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर आप चना की तरफ जाते हैं जहाँ कम पानी की व्यवस्था है, तो चना के लिए भी हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वैरायटी बिरसा चना 3 है, जो भी काफ़ी अच्छी है। वैसे यहाँ पर KPG 59 वैरायटी भी है, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी जो यहाँ के लिए अच्छा करती है। BG 3043 है, उसका भी चुनाव कर सकते हैं किसान। और ये एक वैरायटी अभी आई हुई है GNG करके, ये 2207 है, ये भी बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी है। इसको किसान भाई इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर काबुली चना की तरफ जाते हैं तो ये काक 2 नाम की एक वैरायटी है, बड़े दाने भी होते हैं, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब रही बात, अगर आप मटर की खेती करना चाहते हैं, मटर जो छोला वाला मटर होता है, उसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं। HUDP 15 वैरायटी है, ये भी 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। दातीवाड़ा मटर 1 है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, रबी की खेती में बीजों की किस्मों के चुनाव के बाद उनका उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। दलहनी फसलों का बीजोपचार राइजोबियम कल्चर द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले बीजों को फफूंद नाशक से उपचारित करना होता है, फिर कीटनाशक से, उसके बाद राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जा सकता है। इससे बीजोपचार करने के लिए देखिए, दलहन के लिए हम लोग बीजोपचार करते हैं, राइजोबियम से भी करते हैं, जिसमें एक जीवाणु खाद है जो पौधों को नाइट्रोजन देता है। और सब किसान भाई जानते ही हैं, राइजोबियम का एक पैकेट होता है, अगर उसको 100 ग्राम गुड़ को 500 लीटर पानी में गर्म कर लें, गर्म करने के बाद ठंडे के बाद उसमें मिला करके डाल दें तो, और उसको बीज से लपेट दें, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो बीज उपचार करने के लिए दलहन के लिए पहले हमको फफूंदी नाशक से करना है। फफूंदी नाशक में खास करके कार्बामेंडाजिम है या आपका थायोमेक्साकाम है, तो कार्बामेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा को 1 kg बीज में अच्छी तरह से लपेट लें। फिर उसके बाद कीटनाशक से दवा करें। कीटनाशक दवा छिड़काव करने के लिए सबसे बढ़िया है क्लोरपारीफास है, जिसकी 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें, और उसके बाद राइजोबियम से ट्रीटमेंट करें। ये खास करके दलहन के लिए है। इस तरह से रबी की फसल लगाने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देकर किसान भाई उसकी अच्छी उपज ले सकते हैं तथा अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, आपने रबी की अच्छी फसल लेनी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हम सभी जानते हैं कि जो कीट पतंग होते हैं वो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्या रेशम कीट को भी किसी कीट से नुकसान पहुंचता है? रेशम कीट को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों का प्रबंधन कैसे किया जाए, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। अपना प्रदेश झारखंड रेशम उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोगों की आमदनी का एक प्रमुख स्रोत है। रेशम उत्पादन करने वाले किसानों के सामने कई चुनौतियां भी होती हैं। रेशम कीट को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रबंधन उनमें से एक है। अपने प्रदेश झारखंड में तसर रेशम कीट को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख कीट हैं स्टिंक बग, रेड बिड बग, वास्प और प्रेइंग मैंटिस प्रेडेटर आदि। इनके प्रबंधन के लिए चौकी रियरिंग के दौरान नायलॉन नेट के अंदर रेशम कीट पालन करना चाहिए। इससे लगभग 30% रेशम कीटों को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ऊजी फ्लाई तथा येलो फ्लाई का भी प्रकोप होता है। इनसे बचाव के लिए भी किसान भाई जालों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ रेशम कीट पालन स्थल, संक्रमित कीड़ों और मलमूत्रों की सफाई भी कर सकते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि रेशम कीट को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि तसर रेशम कीट को हानि कौन कौन से कीट पहुंचाते हैं। यदि हम बात करें चौकी रेयरिंग तक, जो फर्स्ट इंस्टार से थर्ड स्टार तक की अवस्था होती है, उस दौरान हमारे तसर रेशम कीट को स्टिंक बग, रेडविड बग, वास्प और प्रेइंग मैंटिस प्रीडेटर्स से नुकसान ज़्यादा होता है। यदि इसको प्रबंधन के लिए हम बात करें तो चौकी रेयरिंग के दौरान यदि हम नायलॉन नेट के अंदर अपने तसर रेशम कीट का कीट पालन करते हैं तो लगभग 30%
जो प्रीडेटर से नुकसान होता है लार्वी, उसको हम बचा सकते हैं और नुकसान होने वाले जो कोकून हैं उसको बचा के हम किसान की आय को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें दूसरे स्टेज पे, यदि 3rd से 4th 5th स्टेज तक नुकसान पहुंचाता है ऊजी फ्लाई, और इसके साथ ही स्पिनिंग स्टेज पे नुकसान पहुंचाता है हमारा येलो फ्लाई, इन दोनों का भी प्रबंधन करके किसान हमारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रेशम कीट पालन में 3 कारणों से कीटों का प्रकोप होता है। पहला खुद तसर रेशम कीट, दूसरा पेस्ट प्रीडेटर या डिजीज, और तीसरा है पर्यावरण। अनुकूल पर्यावरण में रेशम कीट का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए किसान भाइयों को पहली फसल के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में ब्रशिंग कर लेनी चाहिए, जबकि दूसरी फसल के लिए 15 सितंबर तक ब्रशिंग करना बेहतर होता है। इनसे प्रीडेटर तथा डिजीज का खतरा कम जाता है। मौसम का कीट पालन पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बताएं आपको, 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं जिम्मेदार किसी भी इंसेक्ट को या डिजीज को आने के लिए। पहला होता है होस्ट, जैसे हमारा तसर सिल्कवर्म हो गया, पेस्ट प्रीडेटर्स और पैरासिटाइड्स हो गए या डिजीज हो गए, और 3rd स्टेज होता है, 3rd कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरण। यदि अनुकूल पर्यावरण है रेशम कीट के लिए तो प्रोडक्शन अधिक होगा, यदि अनफेवरेबल कंडीशन है रेशम कीट के लिए तो प्रोडक्शन कम होगा। तो कैसे हम चुनाव करें कि कौन सा हमारे रेशम कीट के लिए उपयुक्त मौसम है और कौन सा विपरीत मौसम है, इसके लिए डिफरेंट डेट पे ब्रशिंग किया जाता है। अलग अलग ब्रशिंग करने से किस ब्रशिंग डेट पे जो नंबर ऑफ कोकून है अधिक मिल रहा है और पेस्ट प्रीडेटर्स कम लग रहे हैं, उसका चुनाव करके हम लोग किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का जो बहुत दिनों के रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि यदि हमारा किसान फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ब्रशिंग करे इस रांची रीजन के लिए प्रथम क्रॉप हेतु, तो अच्छा कोकून का उत्पादन होगा और प्रीडेटर्स और पैरासिटाइड्स कम लगेंगे। जबकि सेकेंड क्रॉप के लिए यदि वो ब्रशिंग 15 सितंबर तक कर दिया जाए तो अधिक कोकून का उत्पादन होगा और प्रीडेटर्स तथा पैरासिटाइड्स से हमारे तसर को नुकसान कम होगा। किसान भाइयों, रेशम कीट स्वयं एक कीट होता है, अतः शत्रु कीटों से इसके बचाव के लिए कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे आपके रेशम कीट भी प्रभावित हो सकते हैं। कीटों से बचाव के लिए नायलॉन नेट या गमी स्टिक का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। एक्चुअली हम लोगों का जो रेशम कीट भी एक इंसेक्ट है। यदि हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो हमारे इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए रेशम कीट के दौरान कोई भी पेस्टिसाइड का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। इस दौरान केवल मैकेनिकल कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमने बताया आपको नायलॉन नेट का उपयोग करना है फर्स्ट टू 3rd स्टेज का। उसके बाद यदि ऊजी फ्लाई, इकोनोमोन फ्लाई आता है तो गमी स्टिक का उपयोग करते हैं ताकि ऊजी फ्लाई और इकोनोमोन फ्लाई को नियंत्रित किया जा सके। तसर रेशम कीट का अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो रेशम उत्पादन के लिए बीज अच्छे केंद्र से खरीदें। फिर चौकी रियरिंग हमेशा नायलॉन नेट के अंदर करें। इसके अलावा ऊजी फ्लाई तथा इकोनोमोन फ्लाई का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें। अधिक इनकम के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जो भी वो DFL डिजीज फ्री एग लेइंग बोलते हैं हम लोग, सीड परचेज कर रहे हैं, वो किसी न किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से ख़रीदना हो। जैसे हमारा P4 स्टेशन है, हमारा मेन इंस्टीट्यूट है, या BSMTC से वो अपना अंडा खरीदें, अच्छा क्वालिटी का अंडा खरीदें ताकि उनको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। दूसरा है चौकी रेयरिंग के दौरान, चौकी रेयरिंग वो हमेशा नायलॉन नेट में करें। नायलॉन नेट में करने से वो अपना लगभग 30% कोकून उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ऊजी फ्लाई और इकोनोमोन फ्लाई का प्रॉपर प्रबंधन करके वो अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। यदि देखा जाए तो हम जो इकोनॉमिक प्लांटेशन है उस पर खर्च अधिक आता है किसानों को, और नेचुरल जो ऑलरेडी हमारे वन में आसन, अर्जुन और साल के पौधे हैं उस पर कीट पालन करके वो अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सपोज करिए कि इकोनॉमिक प्लांटेशन को मेंटेन करने में उनको
प्रूनिंग करना है, मैंडेज पे खर्च होगा, पोलार्डिंग करना है, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करना है, ये मैन पावर पे या पेस्टिसाइड्स पे या मैंडेज पे बहुत खर्च होता है। जबकि वही सेम किसान यदि हम नेचुरल में जाके करें, फॉरेस्ट एरिया में बहुत ही मात्रा में आसन अर्जुन के प्लांट लगे होते हैं, उस पे केवल सीड परचेज करके, इवन सीड भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट बेस पे प्रोवाइड करता है, क्रेडिट बेस पे उनको सीड देता है, वो सीड ले जाकर फॉरेस्ट में आसन और अर्जुन के पौधे पे ब्रशिंग करके अधिक से अधिक कोकून उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से यदि किसान भाई रेशम कीट में लगने वाले कीटों का प्रबंधन करेंगे तो वे रेशम का अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। निश्चित तौर पर इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो देखा दर्शकों आपने, अगर हमें रेशम की अच्छी फसल लेनी है तो उनके कीटों को हम कीटों से कैसे बचाएं। आज के अंक में इतना ही, लेकिन अब बारी है आपकी। आप अपनी बात हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।